गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर लें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज है, इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ को एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। जिस न्यूज़ की मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उस न्यूज़ को जरूर जाकर के आप लोग पेपर से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ और टेलीग्राम का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हंगामे की भेंट चढ़ गया आधा मानसून सत्र। अभी देश का मानसून सत्र चल रहा है और हंगामे की भेंट चढ़ गया आधा मानसून सत्र। आधा मानसून सत्र अभी भी बचा हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि मानसून सत्र में जो बिल आएगा वो बिल पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट यह भी है कि संसद के पटल पे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो डाटा दिया जाता है वो डाटा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से या आपके लिए वो डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कभी वो डाटा आपको कोट करना होगा कहीं तो आप उस डाटा को कोट कर सकते हैं। पेज नंबर 3 पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन सब चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3 पे ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति को 2 वर्ष हो चुके हैं और उसी के संबंध में एक आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सफल नहीं, बड़ा व्यक्ति बनाना। नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कई सारा प्रोविजन किया गया, जैसे कि नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाएगा तो मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के साथ आप हिस्ट्री लेकर के पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद पूरी तरह से मैथ के साथ आप साइंस ले सकते हैं, साइंस के साथ आप आर्ट के किसी पेपर को लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये सब नई शिक्षा नीति में कई सारा बदलाव किया गया था, उसी बदलाव का एक पार्ट है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में ऑलरेडी कई बार हमने चर्चा किया। भारत ने आत्मविश्वास से किया कोरोना महामारी का सामना, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, डाटा का कैसे यूज करना यहाँ पे मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। डाटा का कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं मेंस में, और विशेष रूप से ये जो डाटा दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से अधीनस्थ अदालतों तक 4.83 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इस डाटा का कैसे उपयोग कर सकते हैं? एक तो जुडिशियल रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायपालिका में सुधार होनी चाहिए, इसकी लगातार मांग हो रही है और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए। जब आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लिखने का प्रयास करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, जीएस पेपर 4 में भी आ सकता है, एसए में तो आता ही है, तो ये कहीं भी आ सकता है। और अभी देखिए हो क्या रहा है कि कुछ लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप किसी टॉपिक को आप बताते हैं तो आप ये बता दीजिए कि किस पेपर से उसको कोरिलेट किया जाए। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर पिछले वर्ष का पेपर का एनालिसिस मैंने किया था, आप देखिएगा 2021 के यूपीएससी मेंस के पेपर का एनालिसिस किया था। अब वहाँ पे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की हम लोग बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी अगर आप कायदे से देखिए तो क्रिप्टो करेंसी किसका पार्ट है? जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये जीएस पेपर 3 से संबंधित है। लेकिन इसको जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी 2021 का मेंस का क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टो करेंसी को जीएस पेपर 1 में कोरिलेट करके पूछा। तो इसलिए आज के समय में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कि किस तरह से कैसे आप कोरिलेट करते हैं। किसी भी टॉपिक को कहीं से भी कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। तो ये इसलिए मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ। और वैसे भी हमारे चैनल पे यूपीएससी के लोग भी हैं, बीपीएससी के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लोग भी हैं।
हर जगह जीएस का अलग अलग टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से रिलेटेड है। लेकिन ये पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है, ये तो कंफर्म है। और पॉलिटी में भी न्यायपालिका में सुधार से संबंधित है। न्यायपालिका सुधार पे मैं अगर समय मिलेगा तो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जुडिशियल रिफॉर्म्स पे। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स पे जब आपको लिखना हो तो आप लिखिएगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की एक सबसे बड़ी खामी यह है कि लंबित मामले, और लंबित मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के अधीनस्थ न्यायालय तक 4.83 करोड़ केस है। आप समझ सकते हैं कितना मैटर पेंडिंग है। 4.83 करोड़ केस, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है न्यायपालिका में। और इसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाए तो लगभग 72,000 केस पेंडिंग है 1 जुलाई 2022 तक, और 25 जुलाई 2022 तक हाई कोर्ट में 1.60 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख से अधिक मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये डाटा सरकार के द्वारा दिया गया, इसलिए इस डाटा को आप लोग कोट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो डाटा दिया है कि 2020 में पॉक्सो के तहत 47,000 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। पॉक्सो आया था 2012 में। 2012 में आप सभी को याद होगा निर्भया कांड हुआ था, और निर्भया कांड के बाद पॉक्सो को इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉक्सो मतलब होता है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित है, बेसिकली बलात्कार वगैरह से संबंधित है। तो जब आपको महिला उत्पीड़न के बारे में लिखना हो, बलात्कार के बारे में लिखना हो, तो आप इस डाटा को भी कोट कर सकते हैं कि पॉक्सो के तहत 2020 में 47,000 मामले आए हैं। इसका मतलब इतना मामला कहीं न कहीं महिला उत्पीड़न को लेकर के, बलात्कार को लेकर के आया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि एनजीटी के मामले निपटान की दर अधिक है। एनजीटी के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, और तीसरे नंबर पे भारत है जिन्होंने हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया। एनजीटी के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा भी कई बार किया था कि एनजीटी के पास कोई मैटर आता है तो 6 महीने के अंदर एनजीटी बाउंड होता है कि उस मैटर की सुनवाई करके जो भी अपेक्षित निर्णय हो वो दे दें। तो इसलिए एनजीटी में मामले के निपटान की दर अधिक है। ये देश के माननीय कानून मंत्री के द्वारा कहा गया। स्कूल कॉलेज में बनेंगे उपभोक्ता मानक क्लब। उपभोक्ता मानक क्लब की शुरुआत स्कूल कॉलेज में किया जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत BIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष में प्रायोगिक तौर पे 1037 स्कूल में किया गया था। अब इसकी शुरुआत 10,000 स्कूल में किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है BIS, क्योंकि इसकी शुरुआत बेसिकली BIS कर रही है, जो उपभोक्ता मानक क्लब स्कूल कॉलेज के स्तर पे स्थापित करके बच्चों और विद्यार्थियों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, ताकि उपभोक्ता कानून को लेकर के वो लोग भी जागरूक हो, उपभोक्ता के अधिकार को लेकर के वो लोग भी जागरूक हो। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के तत्वाधान में काम करता है। यानी BIS एक जो एजेंसी है, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया है। ये बेसिकली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के अंतर्गत काम करता है। एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 में आया था, जिसे 2017 में स्थापित किया गया है। 2017 में इसे लागू किया गया। तो यानी जो 1986 में कानून आया था, उसको 2016 का कानून स्थापित किया है, प्रतिस्थापित किया है, यानी उसके जगह पे ये कानून आया है। यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। यानी राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पे किसी चीज को मानक माना जाएगा तो वो BIS उसके लिए एक्शन लेने का काम करेगी, उसके लिए स्वीकृति देने का काम करेगी।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़। इस जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, बाकी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 2016 के अधिनियम के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्किंग विनियम 2018 जारी किया था, जो सोने और चांदी के आभूषण और कलाकृतियों को हॉलमार्क के साथ चिन्हित करने को अधिसूचित करता है। यानी जो हॉलमार्किंग होता है, जो सोना पे आप हॉलमार्किंग देखते होंगे, चांदी पे आप हॉलमार्किंग देखते होंगे, उस हॉलमार्किंग को क्रियान्वित करने का काम BIS ही करती है। भारतीय मानक ब्यूरो ही उसको क्रियान्वित करने का काम करती है। 1 कैरेट की मैं अगर बात करूं तो 1 कैरेट होता है 0.2 ग्राम। ये क्वेश्चन स्टेट PCS में या वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे हम 1 कैरेट की बात करते हैं तो 1 कैरेट कितना होता है, 0.2 ग्राम। और इसी BIS के तहत 2022-23 में 10,000 स्कूल में उपभोक्ता मानक क्लब स्थापित किया जाएगा। देश में BIS बहुत सारा एक्शन लेने का काम करती है, बहुत सारा कार्य करती है BIS। तो बेसिक इंफॉर्मेशन BIS के मैंने आपके साथ यहाँ पे साझा किया। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये नया टॉपिक मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने इस पर कभी डिटेल से चर्चा नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पे डिटेल से चर्चा करूँगा बायो इकोनॉमी के बारे में। बायो इकोनॉमी लगातार चर्चा में मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि सेपरेट वीडियो बनाने का समय नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि बायो इकोनॉमी क्या है और बायो इकोनॉमी किस तरह से रेगुलेट होती है, बायो इकोनॉमी के लिए सरकार क्या कर रही है, और क्यों बायो इकोनॉमी जो 2019 में महज 44 अरब डॉलर की थी, 2021 में बढ़ के 80 अरब डॉलर हो गई। अब सोच कर देखिए, 1-2 वर्ष में 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर ये 80 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई है, और 2030 में ये 300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जैव इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो जैव इकोनॉमी के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, और राज्यसभा के एक लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है, यानी ये सरकार का स्टेटमेंट है। तो ये सरकार का पर्सपेक्टिव है, निश्चित तौर पे इसको एग्जाम में आप लोग कोट कर सकते हैं। ओके, बायो इकोनॉमी यानी जैव अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे OECD देश कहते हैं, द्वारा नए उत्पाद तथा बाजार को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 21वीं सदी के प्रथम दशक में जैव अर्थव्यवस्था शब्द को लोकप्रिय किया गया था। तो बेसिकली यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये शब्द को लोकप्रिय किया गया था 21वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक था, यानी 2000 से लेकर के 2010 तक इसको काफ़ी फेमस किया गया। अब FAO यानी संयुक्त राष्ट्र के जो है खाद्य और कृषि संगठन है, उसके अनुसार जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सूचना, उत्पाद, प्रक्रियाएं प्रदान करना शामिल है, ताकि अस्थायी अर्थव्यवस्था के और बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी को प्राप्त किया जाए, साथ ही साथ उत्पाद और प्रक्रियाओं और सेवाओं की जानकारी प्रदान किया जाए। जैव प्रणालियां जैव अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रणालियां में शामिल है संसाधनीय कृषि जो होता है, सस्टेनेबल कृषि जिसको हम लोग कहते हैं, संसाधनीय मत्स्य पालन भी इसमें शामिल है, खाद्य और चारा निर्माण भी इसमें शामिल है। जैव आधारित कुछ जो उत्पाद होते हैं, जिसमें बायोप्लास्टिक जिसको शामिल है, और बायोडिग्रेडेबल कपड़ा जो है वो शामिल है इसके तहत। तो ये सब जो है जैव इकोनॉमी का ही बेसिकली एक पार्ट है, जिसमें हम लोग संसाधनीय कृषि की बात करते हैं, सस्टेनेबल कृषि की बात करते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, वो भी बायो इकोनॉमी का पार्ट है, संसाधनीय मत्स्य पालन की बात करते हैं, और साथ ही साथ बायो प्लास्टिक की आज हम लोग बात कर रहे हैं। प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बायो प्लास्टिक लाने की बात चल रही है। बायोडिग्रेडेबल कपड़ा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब के सब जो पार्ट है बायो इकोनॉमी का पार्ट है।
जैव अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देना। विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था के पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रियों का जो सिद्धांत है वो जैव अर्थव्यवस्था का मूल हिस्सा है। तो बेसिकली जैव अर्थव्यवस्था को देखिएगा तो इसका दो पार्ट है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है। सतत विकास मतलब ये होता है कि हम अपनी वर्तमान की आवश्यकता को भी पूरी करें और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता है। और साथ ही साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जहां पे हम रीयूज को बढ़ावा दे सकते हैं, रिसाइकल को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको चक्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे नॉर्मल प्लास्टिक को जो हमने बैन किया है, प्लास्टिक को क्या हम रीयूज कर सकते थे, रिसाइकल कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। एक प्लास्टिक का जो है जीवन काल 1000 वर्ष से भी अधिक का होता है, तो उसको हम लोग रीयूज और रिसाइकल नहीं कर सकते थे। जबकि जैव अर्थव्यवस्था कहती है कि हम किसी चीज़ को रीयूज कर सके और रिसाइकल कर सके, इस बात पे हमें फोकस करनी चाहिए। अब देखिए भारत में जैव अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो इसी जो न्यूज है, इसी न्यूज के डाटा के अनुसार, जो डाटा माननीय मंत्री जी के द्वारा संसद के पटल पर रखा गया है, उस डाटा के अनुसार 2019 में भारत की बायो इकोनॉमी जैव अर्थव्यवस्था 44 अरब डॉलर की थी। 2021 में ये 80 अरब डॉलर हो गया, लगभग दोगुना हो गया 2 वर्ष में। 2025 में ये 150 अरब डॉलर का हो जाएगा और 2030 में ये 300 अरब डॉलर, 300 बिलियन डॉलर का जैव अर्थव्यवस्था भारत में हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे बायो इकोनॉमी का मार्केट इंडिया में लगातार बढ़ रहा है। अब ये आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि जैव उद्योग, क्योंकि इस क्षेत्र में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर हमें होना है, इस बात की चर्चा पीएम मोदी ने किया। हमें एनर्जी सेक्टर में 2047 तक, जब हम अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मना रहे होंगे, तब हम एनर्जी सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम तेल मंगाते हैं, हम कोयला मंगाते हैं विदेश से, हम गैस जो यूज करते हैं वो गैस विदेश से मंगाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें आत्मनिर्भर होना है, इसलिए बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है इंडिया में। और इसके लिए अगर आप देखिएगा, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति सरकार लेकर आई थी, या जैव ईंधन पे राष्ट्रीय नीति सरकार 2018 में लेकर आई थी। इसी जैव ईंधन नीति 2018 में सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2022 तक 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे और 2030 तक 20% इथेनॉल हम पेट्रोल में मिलाएंगे। अब जो 2030 है, इसमें सरकार ने संशोधन कर दिया है कि 2025 में ही हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला लेंगे। अब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना भी बायो इकोनॉमी का एक पार्ट है, राइट। पेट्रोल में जितना हम इथेनॉल मिलाएंगे वो बायो इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि इसका उत्पादन किसान करता है। इथेनॉल तैयार होता है ईख से, इथेनॉल तैयार होता है सरागला, जो अनाज होता है उससे तैयार होता है। इथेनॉल तैयार होता है मक्का से, इन सब चीज़ों से इथेनॉल तैयार होता है। तो ये भी बायो इकोनॉमी का पार्ट है। मान लीजिए कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना शुरू किए, इसका मतलब ये होगा कि 20% पेट्रोल हम कम मंगा रहे हैं विदेशों से। तो निश्चित तौर पे हम जो आत्मनिर्भर भारत हैं, या हमें एनर्जी सेक्टर में जो आत्मनिर्भर होना है 2047 तक, उसकी और एक कदम के रूप में आप इसको देख सकते हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए, हमारे जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसके लिए बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल की शुरुआत किया है, जिसके तहत जो बायोटेक से संबंधित कंपनी है या बायोटेक से संबंधित स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप के लिए सरकार 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। सरकार ये काम अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंपनी बायो इकोनॉमी में काम करना चाहती है, जो स्टार्टअप बायो इकोनॉमी में काम करना चाहती हैं,
उसके लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है सरकार, और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार इसको और बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बायो इकोनॉमी क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इस न्यूज़ को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। नैनीताल पे मंडराया खतरा, और खास करके भूस्खलन का खतरा है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ भूस्खलन टॉपिक आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी से जाकर के आप लोग पढ़ ले सकते हैं। सितंबर 2022 में आखिर तक रिटायर हो जाएंगे MiG-21 का स्क्वाड्रन। देखिए, जब हमारे पिछले वर्ष की बात है, 2019 की बात है, सॉरी 2019 में जब अभिनंदन पाकिस्तान में घुसा था तो वो MiG-21 को लेकर ही घुसा था। पाकिस्तान जो इंटर किया था वो MiG-21 को लेकर गया था। हाल में ही क्या हुआ है कि MiG-21 में दुर्घटना हो गया है गुरुवार को, और 2 पायलट मारे गए। MiG-21 काफ़ी पहले हमने रूस से परचेज किया है, तो अब सितंबर 2022 के आखिर तक रिटायर हो जाएंगे MiG-21 का एक स्क्वाड्रन। तो सरकार क्या कर रही है, ये प्लान कर रही है कि MiG-21 काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत पहले हमने रसिया से परचेज किया था, ऐसे आई थिंक 20 से 30 साल पहले परचेज किया था रसिया से। तो इसके जगह सुखोई 30 जो रसिया का आधुनिक एयरक्राफ्ट नहीं कहूँगा, आधुनिक विमान है, उस आधुनिक फाइटर जेट को हम शामिल करें, सुखोई 30 को, और भारत का जो लड़ाकू कॉम्बैट है, लड़ाकू फाइटर जेट है, उसको हम लोग शामिल करें, उसको हम लोग रिप्लेस कर दें MiG-21 से। तो धीरे धीरे सेना में आप देखेंगे MiG-21 रिप्लेस हो जाएगा सुखोई 30 से, या जो हेल का HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे आपको MiG-21 रिप्लेस होते हुए दिखेगा। संसद और विधानसभाओं की घटती प्रासंगिकता, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास मैं देख नहीं रहा हूं। देखिए, मेंस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संसद की शक्ति कहां तक सीमित है, यह संसद की क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है। तो संसद की जो शक्ति सीमित है, बेसिकली यह संसद की जो कुछ नकारात्मक बातें हैं उसमें यह भी है कि संसद को अब सीमित कर दिया गया, और सीमित किया गया है किसमें, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, जो एक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जो बेसिकली पारित हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद यहाँ पे दिया हुआ है। इसके माध्यम से संसद की शक्ति को सीमित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अगर कोई कानून पारित करती है तो उसको न्यायपालिका के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। आप देखिएगा, संसद ने कई सारा कानून पारित किया है जिसको न्यायपालिका ने पलट दिया। जैसे NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन किया था संसद के द्वारा, 99 संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसको न्यायपालिका ने पलट दिया, इस डिसीजन को न्यायपालिका ने मानने से बाद इनकार कर दिया। तो कई सारा कार्य हो रहा है देश में, या कई सारी चीज़ें देश में हो रहा है जो संसद और विधानसभाओं की प्रासंगिकता को कम कर रहा है। उसी के संबंध में ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, और गणतंत्र क्या होता है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा। देखिए, लोक प्रशासन के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भर्ती, लेकिन यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा नहीं दिया गया। भर्ती में किस तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रश्न उठता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जो लोग लोक प्रशासन के छात्र हैं। लेकिन एज जनरल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉलिटिकल एंगल इसमें दिखाया गया है, इसलिए ये आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, इस आर्टिकल का कंटेंट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रुपए ने दिखाया दम, एक दिन में 45 पैसे चढ़ा, यानी 80 के अंदर हमारा रुपया आ चुका है फिर से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी के बारे में आप लोग जरूर जाके पढ़िएगा। गिफ्ट सिटी होता है
गुजरात गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, इसी को गिफ्ट सिटी कहते हैं, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी बेसिकली गुजरात में एक जगह है, गिफ्ट सिटी के रूप में बसाया गया है, और वहाँ का जो कानून होता है वो अलग कानून होता है। भारत का जो कानून होता है और गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर का जो कानून है वो अलग कानून के रूप में उसको बनाया गया, राइट। तो कई सारे देश में इंटरनेशनल जो कंपनी है या इंटरनेशनल संगठन, कंपनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरनेशनल संगठन का आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको गिफ्ट सिटी में। विशेष रूप से देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि इकोनॉमिक स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी वहाँ पे अपना कार्यालय खोल सके और वो अपने स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सके। अब भारत खुद तय करेगा अपने घरेलू सोने का मूल्य। अगर आप देखिएगा कि सोना का मूल्य, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना का उपभोक्ता आफ्टर चाइना, चीन के बाद। लेकिन सोना का मूल्य तय कौन करता था? वो करता था लंदन का बुलियन मार्केट सोना का मूल्य तय करता था। अब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गिफ्ट सिटी जो गुजरात में वहाँ कर दिया गया है, और इंटरनेशनल बुलियन मार्केट के द्वारा अब सोने की कीमत तय किया जाएगा, यानी भारत में ही अब सोने की कीमत तय किया जाएगा। सोना का जो मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जो सोने के भाव ऊपर नीचे जाता है, उसको तय करने के काम अब गिफ्ट सिटी गुजरात से ही किया जाएगा। पहले ये लंदन से किया जाता था। 3.5 लाख करोड़ रुपए रहा राजकोषीय घाटा। इंपॉर्टेंट, राजकोषीय घाटा 2022-23, अभी देखिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 2022-23 है। 2022-23 का जो पहला क्वार्टर था वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का। और 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून यानी पहले क्वार्टर का 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के डाटा के अनुसार 3.5 लाख करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा सरकार को रहा है, महज 3 महीने का, महज 1 क्वार्टर का। 8 बुनियादी उद्योग का उत्पादन 12.7% रहा। तो यहाँ पे जो ये जो न्यूज है, छोटा सा ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। बुनियादी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए सरकार एक इंडेक्स जारी करती है, खास करके CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इस इंडेक्स को कहते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसमें बेसिकली 8 कोर सेक्टर इसका। पहला है रिफाइनरी, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील, चौथा है कोल, पांचवा है क्रूड ऑयल, छठा है नेचुरल गैस, सातवां है सीमेंट और 8वां है उर्वरक। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो 8 कोर सेक्टर हैं, बुनियादी सेक्टर हैं, इसमें सबसे अधिक भारांश होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो लगभग 28% होता है, और सबसे कम भारांश होता है उर्वरक का, फर्टिलाइजर का, जो महज 2.63% होता है। तो इस पॉइंट पे कई बार स्टेट PCS और UPSC में क्वेश्चन पूछा गया। IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के इसी पॉइंट से कि सबसे अधिक वेटेज किसका होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का, और सबसे कम होता है उर्वरक का। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी, जयशंकर। SCO सम्मेलन को संबोधित करते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है, समय मिलेगा तो मैं इस पे चर्चा कर दूंगा, SCO समिट पे चर्चा कर दूंगा, लेकिन बेसिक पॉइंट कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ फिलहाल। SCO मतलब क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की शुरुआत जो पहले किया गया था वो संघाई 5 के नाम से किया गया था। पहले क्या था? संघाई 5 था, यानी 5 देश मिलकर के संघाई 5 के नाम से इस संगठन की शुरुआत किए थे 1996 में। और उस 5 देश में थे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 5 देश थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदल कर दिया गया SCO, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2002 में SCO का चार्टर लागू हुआ, जो 2003 से चार्टर पे हस्ताक्षर हुआ, जो 2003 से लागू हुआ। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO का सदस्य बना। रूसी और चीनी भाषा SCO की आधिकारिक भाषा है। 2021 में ईरान इसका सदस्य बना।
तो वर्तमान में एससीओ के टोटल 9 मेंबर हो गए, जिसमें है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। 2021 में एससीओ के 3 नए पर्यवेक्षक देश बने हैं, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और कतर इसके पर्यवेक्षक देश बने हैं। एससीओ की संरचना अगर आप देखिएगा तो राष्ट्र प्रमुखों की एक बैठक होती है, जिसको संबोधित करते हैं राष्ट्राध्यक्ष, पीएम मोदी वगैरह संबोधित करते हैं। वहाँ हर एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इसको संबोधित करता है। दूसरा होता है शासन प्रमुखों की एक परिषद होती है। तीसरा होता है विदेश मंत्रियों की परिषद होती है, और ये जो विदेश मंत्री की परिषद है इसी को संबोधित कर रहे हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो एससीओ की संरचना में कई सारा पार्ट है। इसका एक पार्ट ये भी है कि क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रेड्स। रेड्स मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना को रेड्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के 16 से लेकर के 19 मई 2022 में इसकी मीटिंग इंडिया में हुई है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, विशेष रूप से बीपीएससी में, कि रेड्स की मीटिंग 2022 में अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के कहाँ हुई थी? तो वो नई दिल्ली में हुई थी। और लास्ट इसका है शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। और अभी एससीओ की अध्यक्षता 2022 में कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है। $36 चीनी नागरिकों के लिए $1.16 करोड़ की क्षतिपूर्ति देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके लिए क्षतिपूर्ति दे रहा है। ऑलरेडी हमने आपके साथ चर्चा किया कि जो धासू डैम है, धासू डैम पे आतंकवादी घटना होती है, उसमें चीन के नागरिक मारे गए हैं, 36 नागरिक, और उसके क्षतिपूर्ति के लिए चीन पाकिस्तान पे दबाव देता है। और फाइनली पाकिस्तान भी एक्सेप्ट किया कि $1.16 करोड़ की क्षतिपूर्ति पाकिस्तान चीन को देगा, क्योंकि इनके नागरिक धासू डैम जो है उसको बनाने में के दौरान आतंकवादी हमला में शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं। बांग्लादेश के बंदरगाहों के उपयोग से पहले कोलकाता बंदरगाह 4 परीक्षण करेगा। देखिए, हमारा हाल में ही बांग्लादेश से एग्रीमेंट हुआ है कि हम बांग्लादेश का जो चटगांव और मोंगला पोर्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और भारत इस बंदरगाहों का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 सिस्टर हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।